अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। दोहा में इजरायली हमले के बाद कतर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। खासतौर पर अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के सरबराह कतर से इजहार यकजहती कर रहे हैं। इजरायली हमले के बाद कुवैत और उर्दन के वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर कतर का दौरा कर चुके हैं, जबकि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी कतर आमद मुतवक्के है। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कतर का अहम दौरा किया है और कतर के अमीर से मुलाकात भी की है, जबकि कतर में एक हंगामी अरब इस्लामिक सरबराही इजलास भी तलब कर लिया गया है। मगर इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये वाजे किए जाने के बावजूद कि कतर पर कोई हमला नहीं होगा, कतर को मजीद हमलों की धमकियां दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इसराइल पीड़ से लेकर अब तक 6 अरब ममालिक पर हमले कर चुका है। वाज़ेह रहे कि सारी सूरत हाल में कतर इसराइली हमले पर एक फौरी रीजनल रद्द-ए-अमल चाहता है और कतरी वजीर आजम इसराइली हमले के बाद मुतादिद दफ़ा कह चुके हैं कि यह हमला पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक है और इस पर पूरे खित्ते को जवाब देना होगा। ऐसे में मुख्तलिफ खलीजी ममालिक न सिर्फ कतर के इस मौक़िफ़ का साथ दे रहे हैं, बल्कि अहम खलीजी ममालिक के रहनुमा कतर का दौरा भी कर रहे हैं। कल मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कतर का अहम दौरा किया था और उनकी अमीर कतर से मुलाकात हुई थी। इसके अलावा कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद और उर्दन के वली अहद शहजादा अल हुसैन बिन अब्दुल्ला दोयम ने कतर का अहम दौरा किया है, जबकि जल्द सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी कतर का दौरा करने वाले हैं। वाज़ेह रहे कि मंगल को दोहा में इसराइली हमले पर पूरी आलमी बिरादरी कतर के साथ नजर आई और इसराइल के अहम मगरबी इत्तेहादी तक इस इक़दाम की शदीद मजम्मत कर रहे थे और सदर ट्रंप ने कतर को यकीन दिलाया कि अब ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। मगर कल नेतन्याहू ने एक बार फिर कतर पर हमले की धमकी दे दी और इस दौरान पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को टारगेट करने की मिसाल भी दे दी। What did America do in the wake of September 11th? अमेरिका ने 11 सितंबर के बाद क्या किया? उसने वादा किया कि वो उन दहशतगर्दों को ढूंढ निकालेगा जिन्होंने ये घिनौना जुर्म किया, चाहे वो जहां कहीं भी हों। और इसके 2 हफ्ते बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक करारदाद भी मंजूर कराई गई, जिसमें कहा गया कि कोई हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह नहीं दे सकती। कल हमने भी इसी उसूल के मुताबिक अमल किया। हम इन दहशतगर्द मंसूबा साजों के पीछे गए जिन्होंने 7 अक्टूबर का कत्लेआम किया और हमने ये काम कतर में किया, जो दहशतगर्दों को महफूज पनाह देता है, हमास को माली इमदाद फराहम करता है, इसके रहनुमाओं को शानदार विलास देता है, वो सब कुछ देता है। लिहाजा हमने बिल्कुल वही किया जो अमेरिका ने किया था जब उसने अफगानिस्तान में अलकायदा के दहशतगर्दों को निशाना बनाया, जब उसने पाकिस्तान में जाकर उसामा बिन लादेन को मारा। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अमेरिका ने जब उसामा बिन लादेन को खत्म किया था तो दुनिया ने क्या कहा था? क्या किसी ने कहा था कि ओह अफगानिस्तान या पाकिस्तान के साथ कितना गलत हुआ? नहीं, सब ने तालियां बजाई। इसी तरह दुनिया को चाहिए कि इसराइल की भी तारीफ करे कि उसने इन्हीं उसूलों पर अमल किया। और मैं कतर और तमाम ममालिक से कहता हूँ जो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं या उन्हें निकाल बाहर करें या अदालत के कटहरे में लाएं, वरना हम ये खुद करेंगे। कतर ने नेतन्याहू के इस बयान की शदीद मजम्मत की है और इस हवाले से कतरी वजारत खारजा के एलामिये के मुताबिक कतर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के इन गैर जिम्मेदाराना बयानात की सख्त मजम्मत करता है जो उन्होंने कतर में हमास के दफ्तर के बारे में दिए और कतर इस शर्मनाक कोशिश की भी मजम्मत करता है जिसके जरिए उन्होंने कतर की सरजमीन पर होने वाले बुज़दिलाना हमले को जायज़ ठहराने और मुस्तकबिल में उसकी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी की धमकी दी। नेतन्याहू बखूबी जानते हैं कि हमास के दफ्तर की मेज़बानी कतर ने अमेरिका और इसराइल की दरख्वास्त पर सालिसी के फ्रेमवर्क के तहत की थी। नेतन्याहू इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि इस दफ्तर ने कई तबादलों और जंग बंदियों को मुमकिन बनाया जिन्हें बैनुल अक़वामी बिरादरी ने तस्लीम किया और सराहा। इन इक़दामात ने फ़लस्तीनी शहरियों और इसराइली अर्गमालियों को रिलीफ पहुँचाया जो 7 अक्टूबर के बाद शुरू होने वाली बेरहमी के दौरान बुनियादी इंसानी इमदाद के सख्त ज़रूरतमंद हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद लिखा है कि मुज़ाकरात हमेशा बैनुल अक़वामी हिमायत के साथ अमरीकी और इसराइली वफूद की मौजूदगी में बाज़ाब्ता और शफ़ाफ तरीक़े से हुए। नेतन्याहू का ये इशारा कि कतर ने खुफिया तौर पर हमास के वफ़द को पनाह दी, ये नेतन्याहू की जानिब से अपने उस जुर्म को जायज़ करार देने की मायूस कुन कोशिश है जिसकी पूरी दुनिया मजम्मत कर चुकी है। अलकायदा के खिलाफ कार्रवाइयों का ये झूठा मवाजना नेतन्याहू की गद्दारी पर मबनी पॉलिसियों का एक नया और अफसोसनाक जवाब है। उस वक्त अलकायदा के साथ कोई बैनुल अक़वामी सालिसी या मुज़ाकराती वफ़द मौजूद नहीं था जिससे अमेरिका आलमी हिमायत के साथ खित्ते में अमन कायम करने की कोशिश कर सकता।
ऐसे शख्स की जानिब से ऐसे बयानात आना हैरान कुन नहीं है, जो इंतखाबात जीतने के लिए इंतहा पसंदाना बयानिए का सहारा लेता हो और जो आलमी इंसाफ के लिए मतलूब हो, जो रोज बरोज बढ़ती हुई पाबंदियों का सामना कर रहा हो, और ये सब अवामिल उसकी आलमी सतह पर तन्हाई को मजीद गहरा करते हैं। दूसरी जानिब कतर के साथ बैनुल-अक़वामी यकजहती इस बात को वाज़ेह करती है कि खुद मुख्तार रियासतों को दी जाने वाली ऐसी गैर जिम्मेदाराना धमकियाँ दुनिया भर में यकसर तौर पर मुस्तरद की जाती हैं। कतर ने बयान में मजीद कहा है कि कतर अपनी साख और कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की नीयत के बावजूद खित्ते और उससे बाहर अमन व इस्तेहकाम कायम करने के लिए एक काबिल एतमाद और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी शराकतदार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा और अपनी खुद मुख्तारी और सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। कतर अपनी हैसियत और किरदार को कमज़ोर करने की किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला करेगा और अपने शराकतदारों के साथ मिलकर ये यकीनी बनाएगा कि नेतन्याहू को जवाबदेह ठहराया जाए और उसके गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का खात्मा किया जाए। कतर का बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से गैर मुतज़लज़ल अज़म बिल्कुल वाज़ेह है। हम बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील करते हैं कि वो नेतन्याहू की इस्लाम मुखालिफ और इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी को मुस्तरद करे और उन पॉलिटिकल डिस्टॉर्शंस का खात्मा करे जो सालिसी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाती हैं और अमन के क़याम की राह में रुकावट बनती हैं। इस सारी सूरत हाल में एक बार फिर अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप नेतन्याहू के इक़दामात पर शदीद बरहम हैं और उन्होंने नेतन्याहू को टेलीफोन करके अपनी नाराज़गी का इज़हार भी कर दिया है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस हवाले से लिखा है कि सीनियर अमरीकी हुकाम के मुताबिक मंगल को सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से एक सख्त गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कतर में हमास के नुमाइंदों पर इस्राएली हमले के हवाले से शदीद बरहमी का इजहार किया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि दोहा में हमास की सियासी क़यादत को निशाना बनाने का फैसला दानिशमंदाना नहीं था। ट्रंप इस बात पर ख़ास तौर पर नाराज़ थे कि उन्हें इस हमले के बारे में बराह रास्त इसराइल से नहीं बल्कि हमला शुरू होने के दौरान अमरीकी फ़ौज से इतला मिली और वो इस बात पर भी नाराज़ थे कि यह हमला एक ऐसे अमरीकी इत्तेहादी की सरजमीन पर हुआ जो गज़ा की जंग के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात की सालिसी कर रहा था। सदर ट्रंप तो बज़ाहिर एक बार फिर अपने सबसे देरीना दोस्त नेतन्याहू पर गुस्सा है, मगर ये पूरा मंजरनामा एक वाज़ेह पैटर्न की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसराइल बज़ाहिर अमेरिका को एतमाद में लिए बगैर अक्सर किसी मुल्क में कार्रवाई कर देता है। इसके बाद वो अमेरिका से इस कार्रवाई की हिमायत का मुतालबा करता है। फिर अमेरिकी और इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट्स देता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप इस इक़दाम पर सख्त बरहम हैं और उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन पर अपनी नाराज़गी से आगाह कर दिया है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद हालात मामूल पर आ जाते हैं और अमेरिका इसराइली जारियत की पहले से ज़्यादा खुलकर हिमायत करने लग जाता है। ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के मामले में भी यही पैटर्न नज़र आया और सदर ट्रंप बारहा कहते रहे कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल चाहते हैं, मगर उन्हीं दिनों रिपोर्ट्स आईं कि इसराइल ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। ट्रंप ने खुद कह दिया कि उन्होंने ऐसी मनसूबाबंदी को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन फिर मुज़ाकरात के दौरान ही इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और अमेरिका ने ना सिर्फ उसकी फिर हिमायत की बल्कि नेतन्याहू के इसरार पर अमेरिका खुद भी जंग में शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी भी करवाई, मगर इसराइल ने पहले ही दिन इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी और इस वक्त ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर इसराइली इक़दामात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। मगर फिर यह हुआ कि ट्रंप ने सिर्फ 6 माह के दौरान तीसरी बार नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में बुलाया और नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजदगी का खत पेश कर दिया। इसी तरह गुज़िश्ता साल नवंबर में लेबनान पर इसराइली हमलों के बाद अमेरिका ने जंगबंदी करवाई थी, लेकिन इसराइल मुसलसल इसकी खिलाफवर्जी कर रहा है। सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे टॉम बैराक ने हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए एक अमरीकी फ्रेमवर्क पर भी लेबनानी हुकूमत से दस्तखत कराया, उसे मंजूर कराया और इसराइल की जानिब से हमले ना होने की ज़मानत दी। मगर लेबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं। शाम के मामले में भी यही सूरत हाल नज़र आती है। ट्रंप ने मई में सऊदी अरब में शाम के अबूरी सदर अहमद अश-शरा से मुलाकात की, उनकी तारीफ़ें की और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर शाम पर से पाबंदियां भी ख़त्म कर दी। साथ ही ट्रंप इंतज़ामिया इसराइल और शाम के ताल्लुकात को भी नॉर्मलाइज करने की कोशिशों में है, लेकिन इसराइल शाम में भी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। अब ताज़ा तरीन मामला कतर पर इसराइली हमले का है। सदर ट्रंप इस पर बज़ाहिर सख्त नाखुश हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि कतर पर दोबारा ऐसा हमला नहीं होगा और अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप नेतन्याहू पर बरहमी का इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अब भी कतर को मजीद हमलों की खुली धमकियाँ दे रहे हैं। ना सिर्फ खुली धमकियाँ दे रहे हैं बल्कि वो खित्ते भर में अपनी कार्रवाइयों को मजीद वुसअत दे रहे हैं और पीर से लेकर अब तक इसराइल 6 अरब ममालिक में कार्रवाइयाँ कर चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक कतर पर हमला इसराइल के वसी तर फ़िज़ाई हमलों की लहर का हिस्सा था
जो उसकी सरहदों से बाहर तक फैल चुकी है और ये गुज़िश्ता 72 घंटों में छठे मुल्क पर इस किस्म का हमला था, जबकि रवा साल के आगाज़ से कतर 7वां मुल्क है जिसे इसराइल ने निशाना बनाया है। कतर के अलावा गजा भर में इसराइली हमले मुसलसल जारी हैं, जिसके नतीजे में पीर से लेकर अब तक कम अज़ कम 150 अफराद शहीद हो गए हैं, 540 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। साथ ही इसराइल गजा सिटी पर अपने हमले जारी रखे हुए है, जहाँ ऊंची इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है और फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। इसी तरह पीर को इसराइली लड़ाका तैयारों ने मशरिकी लबनान में हमले किए, जिनमें कम अज़ कम 5 अफराद मारे गए, जबकि मंगल को बेरूत के जनूब में तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक गांव में एक इसराइली ड्रोन हमले की इतला मिली, जिसमें हिजबुल्लाह का एक रुकन जख्मी हुआ। लबनान में होने वाले ये इसराइली हमले गुज़िश्ता साल नवंबर में होने वाले जंगबंदी मुआहदे की ताज़ा तरीन खिलाफ वर्जी थे, जबकि बरतानवी इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक पीर की रात को इसराइली लड़ाका तैयारों ने शाम में कई मकामात पर हमले किए, जिनमें हुमुस में शामी फ़िज़ाइया का एक अड्डा और लताकिया के करीब एक फ़ौजी बैरक शामिल है। वाज़ेह है कि दिसंबर 2024 में शाम के साबिक सदर बशार अल असद के इक़्तिदार से हटने के बाद से इसराइल शाम भर में फ़ौजी तनसीबात और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सैकड़ों हमले कर चुका है। इसके साथ इसराइल ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में अपनी मौजूदगी भी बढ़ा दी है और गैर फौजी बफर जोन पर कब्जा कर लिया है, जो 1974 में शाम के साथ तय पाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसी तरह पीर की रात को एक मुश्तबा इसराइली ड्रोन ने त्यूनस की बंदरगाह पर खड़े ग्लोबल समूद फ्लोटेला के मरकजी शिप को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में शिप में आग भड़क उठी, जबकि मंगल की रात को त्यूनस में ही इसी तरह का एक और हमला फ्लोटेला के एक और शिप पर हुआ। वाज़ेह रहे कि 2010 से अब तक कई फ्लोटेला गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर को इसराइल ने बैनुल-अक़वामी पानियों में रोक लिया या निशाना बनाया। इसके अलावा कल इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह हमला सना के हवाई अड्डे पर हुआ, जो एक माह में इस मकाम पर दूसरा हमला है, जबकि इससे पहले 28 अगस्त को इसराइल ने सना में एक हुकूमती इजलास को निशाना बनाया था, जिसमें हौसी वज़ीर आज़म अहमद अर्राहवी समेत कई आला हुक्काम मारे गए थे। इस पूरी सूरत हाल पर हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का रद्द-ए-अमल भी सामने आया और उन्होंने कहा है कि एक दिन हम ये भी सुन सकते हैं कि इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरब पर हमला कर दिया है। इसराइल को अपनी तोसी के लिए मुख्तलिफ किस्म के हालात की ज़रूरत होती है। हमें एक दिन ये सुनने को मिल सकता है कि इसराइल ने सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला कर दिया है या किसी और जगह पर, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो इस वक्त लेबनान और शाम पर हमले जारी रखे हुए हैं, और मकबूजा फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं। ऐसे में कतर पर हमले के बाद एक बार फिर इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर बात हो रही है। खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी गुज़िश्ता माह ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़े मंसूबे की तशहीर करते नजर आए, जिसके तहत इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंद फ़लस्तीन समेत उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों को इसराइल का हिस्सा करार देते हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक 12 अगस्त को इसराइली चैनल i24 न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान जब एंकर शरोन गाल ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से पूछा कि क्या वो इस विजन से कोई कनेक्शन महसूस करते हैं जो प्रॉमिस्ड लैंड के तौर पर बयान हुआ है, इस दौरान एंकर ने नेतन्याहू को इस हवाले से एक एमुलेट भी दिया था जिसमें इस ज़मीन का नक्शा दिखाया गया था। तो इस पर नेतन्याहू ने कहा कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन महसूस करते हैं। इसके बाद एंकर ने नेतन्याहू पर जोर देते हुए कहा कि ये ग्रेटर इसराइल है, जिस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि अगर आप मुझसे पूछें तो हम वही मौजूद हैं। ये कहने के बाद नेतन्याहू कुछ देर तक खामोश रहे और फिर उन्होंने बात को अपने वालिद की नस्ल के इसराइल के क़याम में किरदार और अपनी नस्ल की इसराइल की बका को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी की तरफ मोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ग्रेटर इसराइल से मुराद वो इसराइल है जिसकी सरहदें तारीख़ी वाक़यात के मुताबिक फैली हुई हैं। इसके कई मुख्तलिफ तस्वुरात मौजूद हैं, जिनमें से कुछ में मौजूदा उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के हिस्से भी शामिल हैं। और ग्रेटर इसराइल की इस्तिलाह जून 1967 की 6 रोज़ा जंग के बाद मशहूर हुई और इसका मतलब इसराइल और वो इलाके बन गए जिन्हें इसराइल ने उस वक्त फतह किया था, जिनमें मशरिकी यरूशलेम, मगरबी किनारा, गजा पट्टी, सहराए सिना और गोलान की पहाड़ियाँ शामिल हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अब भी इसराइल के कुछ इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा इस ख्याल को अपनाते हैं और कई उन इलाकों को जम करने या उन पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नेतन्याहू का इंटरव्यू करने वाले शरन गाल कुछ अरसे के लिए दाएं बाजू से इसराइली पार्लियामेंट के रुकन भी रहे हैं। उन्होंने ये सवाल उस वक्त किया जब उन्होंने नेतन्याहू को एक एमुलेट दिया जिसके बारे में उनका कहना था कि यह वादा की गई ज़मीन का नक्शा है जो स्क्रीन पर नज़र नहीं आया। वाज़ेह रहे कि इस न्यूज़ एंकर ने हाल ही में ऐसे पेंडेंट्स बेचना शुरू कर दिए जिन पर बज़ाहिर एक निस्बतन ज़्यादा वसी
ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना हुआ है। नेतन्याहू की जानिब से ग्रेटर इसराइल से मुताल्लिक इस बयान पर अरब ममालिक ने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। सऊदी अरब, कतर, उर्दन और यमन समेत कई ममालिक ने नेतन्याहू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। इस सारी सूरत हाल में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर से इज़हार यकजहती के लिए कतर का अहम दौरा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर पर जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोहा पर हालिया इसराइली हमले के तनाजुर में कतर की क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती के लिए कतर का एक रोज़ा सरकारी दौरा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने इसराइली हमले की पाकिस्तान की तरफ से शदीद मजम्मत करते हुए उसे कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बिरादर मुल्क कतर के खिलाफ इस हमले पर सख्त तशवीश है जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात का इयादा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं और भाईचारे के इस जज्बे के तहत पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में अमीर कतर, शाही ख़ानदान और कतर के अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत को इस बिलाजवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा और उम्मत को इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तिहाद की ज़रूरत है। इलामे में मज़ीद लिखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के ज़िम्मेदाराना और तामीरी सालिसी के किरदार को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि इसराइली जारहियत की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद वाज़ेह तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना और जारी सिफारती कोशिशों को ख़तरा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि कतर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर बात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। साथ ही उन्होंने 15 सितंबर को गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी के कतर के फैसले का भी खैर मकदम किया और कहा कि पाकिस्तान ने OIC को इस सरबराही इजलास के शरीक स्पॉन्सर और शरीक के इनेकाद के लिए अपनी रजामंदी का इजहार किया है। एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवा साल के आगाज़ में भारत की पाकिस्तान पर बिलाजवाज़ जारहियत के दौरान पाकिस्तान के लिए कतर की भरपूर हिमायत पर अमीर कतर का शुक्रिया भी अदा किया। कतर के अमीर ने इज़हार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत में करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इस दौरे में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का इयादा किया। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ इस दौरे में भी मौजूद थे। क्या वहाँ पर गुफ्तगू हुई, क्या मामलात हुए, बात करते हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आज वज़ीर आज़म ने अपने वफ़द के साथ दौरा किया, कतरी क़यादत से मुलाकात भी की, आप भी वहाँ मौजूद थे। जो एलामिया आया है वज़ीर आज़म हाउस से उसके मुताबिक इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया और उम्मत को इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तिहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। अब कतरी वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि एक फ़ौरी रीजनल रद्द-ए-अमल आना चाहिए, मगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू दोबारा धमकी दे रहे हैं कि अगर नहीं निकाला हमास को तो दोबारा भी हमला कर सकते हैं। क्या तय पाया, क्या बात हुई वहाँ? देखिए, मैं वहाँ पे जो बात हुई है उसकी भी मैं जितनी तफसील बता सकता हूँ वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात मुझे जो है जो समझ नहीं आ रही कि पहले तालिबान जो हैं, ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है, तालिबान को यहाँ पे ला के बसाया गया, अमेरिका ने ला के बसाया। तालिबान की जो लीडरशिप, आपको याद होगा कि अमेरिका का एक जो सिलसिला था तालिबान के साथ गुफ्तशनीद का, वो दोहा में होता था। यानी अफगानिस्तान से तालिबान का वफ्द जाता था, वहाँ पे बातचीत थी, मुल्ला वो क्या थे, बरादरी शरादरी सारे जो है, और वो भी जो है हमास को भी कई उनका जो पॉलिटिकल विंग था उनको भी अमेरिका ने यहाँ पे ला के बसाया। ये दिस वाज नॉट इनिशिएटिव जो कतर का इनिशिएटिव नहीं था, ये एक अमेरिकन इनिशिएटिव था उनको ला के बसाना। पर अब अमेरिकन का सबसे बड़ा इत्तेहादी दुनिया में जिसका नाम इजराइल है, वो उन लोगों को शहीद करके, उनके दफातर पे अटैक करके, उनकी रेजिडेंसीज को अटैक करके एक डिलिबरेट एफर्ट हो रहा है कि किसी किस्म के
हम जो पॉसिबिलिटी है उनको कंप्लीटली एक्सटिंग्विश कर दिया जाए, उसको जो है ना ख़त्म कर दिया जाए, और तबाही कंप्लीट जो है डिस्ट्रक्शन करके उसके बाद जो है इजराइल की जो है शराइत के ऊपर जो है कोई इसका एक आउटकम निकाला जाए जो वो चाहते हैं। तो अब ये चीज अंडरस्टैंडिंग जो है मेरा इम्प्रेशन है कि अरब ममालिक को भी ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये इजराइल अव्वल और आखिर तरजीह जो है अमेरिका की वो इजराइल है। ये सिलसिला 2002-2003 से चला, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी रियासत जो है वो फॉल होती रही इजराइल की फरमाइश के ऊपर जो है। और अब सिंपली आप देखें कि पिछले 2-3 महीनों में 5-6 ममालिक जो है उन पे अटैक हो चुका है। अरब ममालिक पे ईरान का भी अटैक हुआ, यमन पे अटैक हुआ, कतर पे अटैक हुआ, इसी तरह लेबनान पे अटैक हुआ, मैं गिनते जाएं आपके सामने, शाम पे अटैक हुआ। तो ये सिलसिला जो है ना ये मुस्लिम उम्मा को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। नहीं तो मैंने ट्वीट भी किया है कि आज फलां की बारी है, ये तो कल फलां की बारी है। आपने कल हमारे प्रोग्राम में भी ये बात की। अब मसला ये है कि सदर ट्रंप बयान में यकीन दिलाएं कतर को कि दोबारा हमला नहीं होगा, और इस्राएली वज़ीर आज़म फिर धमकी दें कि दोबारा भी होगा। और एक पैटर्न सा है कि अमरीकी अखबारों में और इस्राएली अखबारों में आता है कि जी ट्रंप बड़े नाराज़ हुए हैं नेतन्याहू से, मगर नेतन्याहू फिर रिपीट कर देते हैं। ये पैटर्न क्या वहाँ कतर में भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं क्या अमेरिका की आशीर्वाद से हो रहा है ये सब कुछ? देखें, ट्रंप साहब की नाराज़गी काफ़ी नहीं है। अमेरिका का इत्तेहादी है कतर, वहाँ पे इस सारे खिते के अंदर सबसे बड़ा अमेरिकन बेस है। उनको कतर के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग जो है तो समझ आपकी या मेरी या और लोगों की समझ में आती है या नहीं आती, ये एक अलग बात है, लेकिन ये चीज लिखी पड़ी चीज है कि सबसे। और अभी जो उधर जो दौरा था प्रेसिडेंट ट्रंप का, जितनी शान शौकत के साथ वो दौरा हुआ, मैं समझता हूँ कि दुनिया सारी की ऑप्शन जो है 1 by 1 क्लोज हो रही है कि ये द वे नेतन्याहू अगर आज अमन हो जाए ना, नेतन्याहू एक दिन के लिए इंतजार में नहीं रह सकता, एक दिन के लिए इंतजार में। दिस इज इन हिज पर्सनल इंटरेस्ट कि वो जंग जारी रखे, क्योंकि जंग जारी रहेगी, ये दहशतगर्दी इजराइल की जारी रहेगी, उसका इंतजार जो है चलता रहेगा। द मोमेंट ही फॉल्स फ्रॉम पावर ही इज गॉन, ही इज फिनिश्ड। पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, अंदर जो है। और ज़ाहिर इस सारी सूरत हाल में कतर में गम और गुस्सा कितना था, और आपको क्या कोई स्ट्रैटेजी बनती नजर आती है आने वाले दिनों में? दे फील चीटेड एंड दे फील कि उनके साथ जो है ना बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, धोखा हुआ है। दे फील चीटेड, द होल अरब वर्ल्ड फील्स चीटेड। अल्लाह ताला हमें मैंने तो कल भी आपके प्रोग्राम पे कहा था कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम लोग जो है रियलाइजेशन करें कि ये जंग हमारी जंग है और हमने खुद लड़नी है, ये हमारे लिए किसी ने नहीं लड़नी। सब तो इस सारी सूरत हाल में जब बात होती है कि रिस्पांस दिया जाए या फिर इसराइल के अज़ाइम क्या हैं, जो ग्रेटर इसराइल की बात होती है, क्या ये कंसर्न भी वहाँ महसूस हुआ आपको मुलाकात में कि इसराइल के अज़ाइम फ़लस्तीन से आगे के हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उधर एहसास जो है इट हैज डॉन्ड अपॉन देम कि ये जो इट इज नॉट गोइंग टू फिनिश विद पैलेस्टाइन ओनली। अल्लाह ताला ना करे मेरी बात गलत साबित हो, लेकिन ये बिल्कुल उस यहाँ हो रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें भी अल्लाह ताला की में कोई उसकी हिकमत है, और तो वो हमें अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम अंडरस्टैंड करें कि वो क्या कन्वे, क्या फितरत जो है या कुदरत जो है या अल्लाह ताला की ज़ात हमें क्या कन्वे कर रही है, मुसलमानों को क्या कन्वे कर रही है। हम गुनाहगार लोग हैं, हम उसके खताकार हैं, हमें क्या कन्वे कर रही है। और हमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मसलतों का शिकार नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला मदद के लिए जरूर आएगा, मैंने कल भी कहा जरूर आएगा, उसकी बात तो माने।
साहब, और क्या कोई एक फौरी रीजनल रद्द-ए-अमल की जब बात करते हैं कतर के वज़ीर आज़म, तो क्या आने वाले दिनों में इसकी तवक्को है कि तमाम अरब ममालिक एक मुत्तफ़िका कोई रद्द-ए-अमल दें इस हवाले से? उन्होंने इतवार को जो है मान लिया है, बुला ली है उन्होंने ये फॉरेन मिनिस्टर्स की जो है कॉन्फ्रेंस। सोमवार को जो है वो समिट है, सारे मुस्लिम ममालिक के वहाँ पे जो लीडर्स हैं, सदर हैं या वज़ीर आज़म जो भी है वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, समिट है। अब ये समिट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हिंज करती हैं और वो ये है कि वहां पे से कोई फैसला कुन जो है एक रिजॉल्व सामने आना चाहिए। कोई ये नहीं होना चाहिए, वो अरबी में कहते हैं शफ नहीं होना चाहिए। ये वहां पे एक रिजॉल्व आना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड वहां से एक जो है अल्टीमेटम जाना चाहिए सबको। दुनिया साथ खड़ी है आपके कॉज के साथ, मैं आपको बिल्कुल 100% मुझे यकीन है दुनिया आपके कॉज के साथ खड़ी है। दिन ब दिन जो है इसकी जो रीच जो है वो सुकड़ रही है, इसकी इजराइल की फ्रॉम विद इन अमेरिका, विद इन यूरोप तो जो है वो तो ऑलमोस्ट जो है वो एलिनेट हो गया है। यूके अभी है, वो भी वक्त के साथ हो जाएगा। लेकिन ये दे वर होल्डिंग द वेस्ट फॉर as hostage for many decades, maybe a couple of centuries. और वो रिलीज हो रहा है इनके हाथ से। इट विल टेक टाइम बट नॉट many years और 2 years और 3 years। तो फास्ट फॉरवर्ड हो रही हैं हर चीजें जो हैं, बट डिसाइसिवनेस शुड कम फ्रॉम विद इन। हमारे अंदर से ये जो है एक फैसला कुन किरदार हमारा सामने आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि सोमवार को जो है मुझे जो वहाँ पे नजर आया है, जो उनकी गुफ्तगू से नजर आया है, जो दूसरे लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो उन्होंने कन्वे किया है। हम जब दाखिल हो रहे थे तो वजीर खारजा निकल रहे थे वहां से इजिप्ट के। लेकिन एक ज़हन में एक बात जरूर रखनी चाहिए, मैं आपको भी कहूंगा, मैं अपने आप को भी कहूंगा कि हम सब के जो है अमेरिका के साथ कुछ ताल्लुकात हैं, उनमें कुछ स्टेक्स हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर जो है ठीक है, एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एक होते हैं, उनको कंसिडर जरूर करना चाहिए। लेकिन ये अल्टीमेटली इट इज बिकम एन एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन ऑफ इशू और अ थ्रेट, जिसको उसके साथ वे करना चाहिए इसको। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के बहुत बड़े हामी, इंतहाई दाएं बाजू के ख्यालात और क़दामत पसंद नज़रियात के हामिल 31 साला नौजवान अमरीकी एक्टिविस्ट चार्ली कर्क को कल एक फायरिंग के वाक़े में कत्ल कर दिया गया है। अवामी मकामात में हसास मौज़ूआत पर खुलेआम डिबेट करते हुए इंतहाई मुतनाज़ पोजीशंस लेने वाले चार्ली कर्क सिर्फ 31 साल की उम्र में ही अमरीकी सदर ट्रंप के इतने करीब थे कि उन्होंने खुद चार्ली कर्क की मौत का ऐलान किया और इतवार तक अमरीका भर में अमरीकी परचम सरनिगू रखने का हुक्म दिया। चार्ली कर्क सदर ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन और मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का हिस्सा थे और अमेरिका फर्स्ट कैंपेन का चेहरा समझे जाते थे, जबकि गन वायलेंस, अबॉर्शन, ट्रांसजेंडर्स, नस्ल परस्ती, गजा में इसराइली नस्ल कुशी, इस्लामोफोबिया और इमिग्रेशन के हवाले से वो इंतहाई सख्त और मुतनाज़े राय रखते थे। यहाँ तक कि गन वायलेंस को जस्टिफाई करते हुए वो उसे ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट की तरह करार देते थे और अपने इन्हीं नज़रियात को अमरीकी मुआशरे में फैलाने के लिए सोशल मीडिया और डिबेट्स का सहारा लेते थे। मगर चार्ली कर्क के कत्ल ने अमेरिका के अंदर बढ़ती हुई एक्सट्रीम पोलराइजेशन, जो तेज़ी से ख़तरनाक हदों को छू रही है, उसको मज़ीद वाज़ेह कर दिया है और लेफ्ट और राइट की लड़ाई खूनी शक्ल इख्तियार कर गई है। राइट विंग यानी दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले सख्त गी ट्रंप के सपोर्टर्स चार्ली कर्क के कत्ल पर इश्तियाल अंगेज पोजीशंस ले रहे हैं। हालांकि अभी तक चार्ली कर्क का कातिल पकड़ा नहीं गया और ना ही उसकी शनाख्त हुई है, मगर वो बाएं बाजू पर तनकीद करते हुए चार्ली कर्क के नज़रियात का प्रचार कर रहे हैं, इंतकाम लेने का मुतालबा कर रहे हैं और इसे दाएं बाजू की आवाज़ को खामोश कराने की कोशिश करार दे रहे हैं। और अमेरिका में सियासी तकसीम इस हद तक बढ़ गई है कि लेफ्ट विंग यानी बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर अमरीकी चार्ली कर्क के कत्ल के बाद भी ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ खुद चार्ली कर्क का अपना किया धरा है। वो मुआशरे में जिस नफरत को परवान चढ़ा रहे थे, खुद उसी का निशाना बन गए। 31 साला चार्ली कर्क को कल उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो यूटा यूनिवर्सिटी में एक डिबेट का हिस्सा थे और तलबा से बातचीत कर रहे थे। अमरीकी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के ज़रिए सामने आने वाली तफसीलात और वीडियोज़ के मुताबिक कल उन्होंने अमेरिकन कमबैक टूर के नाम से यूटा यूनिवर्सिटी से एक स्पीकिंग टूर
शुरू किया था और आने वाले दिनों में उन्हें कम से कम 15 यूनिवर्सिटीज़ में जाना था। वो फायरिंग से पहले अपनी प्रूव मी रॉन्ग मुबाहिसे की टेबल पर बैठे हुए थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 20 मिनट से लोगों के सवालात के जवाब दे रहे थे और फायरिंग से चंद लम्हे पहले वो मैस शूटिंग और ट्रांसजेंडर अफराद के मौजू पर बहस कर रहे थे। चार्ली कर्क से सवाल किया गया कि क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में कितने ट्रांसजेंडर अमरीकी मैस शूटर्स रहे हैं? तो चार्ली कर्क ने जवाब दिया कि बहुत ज़्यादा, और हाज़रीन ने तालियां बजा दी। इसके बाद उनसे सवाल हुआ कि क्या आपको मालूम है कि पिछले 10 सालों में अमेरिका में कितने मैस शूटर्स रहे हैं? तो चार्ली कर्क ने जवाब दिया कि गैंग वायलेंस को शामिल करूं या नहीं, और चंद लम्हों बाद देखा गया कि चार्ली कर्क को गोली लगती है और उनकी गर्दन से बहुत ज़्यादा खून तेज़ी से बहता है और वो कुर्सी से गिर जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्ली कर्क के गले पर गोली लगी थी। कुछ देर के लिए उन्होंने अपना गला थामने की कोशिश की मगर वो संभल नहीं पाए और कुर्सी से गिर गए। खबरों के मुताबिक इस हमले के दौरान चार्ली कर्क की अहलिया और फैमिली के दीगर अफराद भी वहीं मौजूद थे। चार्ली कर्क को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुछ देर बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल पर पोस्ट करते हुए चार्ली कर्क के लिए दुआओं की अपील की और लिखा कि हम सबको चार्ली कर्क के लिए दुआ करनी चाहिए। जिन्हें गोली लगी है वो हर लिहाज से एक बेहतरीन इंसान है, गॉड ब्लेस हिम। और कुछ देर बाद सदर ट्रंप ने ही ऐलान किया कि चार्ली कर्क दुनिया में नहीं रहे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ग्रेट बल्कि लेजेंडरी चार्ली कर्क मर गए हैं। अमेरिका के नौजवानों को चार्ली कर्क से बेहतर कोई भी नहीं समझ सका और उनका दिल नहीं जीत सका। उनसे सब मोहब्बत करते थे, उनकी तारीफ करते थे, ख़ास तौर पर मैं, और अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। ट्रंप ने आखिर में लिखा कि चार्ली हम आपसे मोहब्बत करते हैं। फिर एक और पोस्ट में सदर ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि चार्ली कर्क जो एक सच्चे और अजीम अमरीकी मुहिब्बे वतन थे, मैं हुक्म देता हूं कि पूरे अमेरिका में तमाम कौमी परचम इतवार की शाम 6 बजे तक सर निगू रहेंगे। अमरीकी अथॉरिटीज़ चार्ली कर्क के कातिल को तलाश कर रही हैं और अभी तक इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने नहीं आई कि चार्ली कर्क को क्यों और किसने निशाना बनाया। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक चार्ली कर्क को करीबी बिल्डिंग की छत से तकरीबन 200 गज की दूरी से गोली मारी गई। BBC के मुताबिक करीबी इमारत की छत पर गहरे रंग के कपड़े पहने हुए एक शख्स चार्ली कर्क पर गोली चलाता है, जबकि कुछ देर पहले FBI ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं और आवाम से कहा है कि इस शख्स की शनाख्त में मदद करें। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जबकि CNN के मुताबिक अथॉरिटीज़ को मुमकिन कातिल की एक बेहतर वीडियो भी मिल गई है, मगर फिलहाल उस वीडियो को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। 31 साल चार्ली कर्क 2 बच्चों के बाप थे और उन्होंने कम उम्री में ही बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की थी और दाएं बाजू के अमरीकियों के नुमाइंदे के तौर पर सामने आए थे। चार्ली कर्क अपने जिन ख्यालात की वजह से बहुत मुतनाज़े हो गए थे, बहुत से हलकों में एक नफरत अंगेज़ शख्सियत बन गए थे, उन नज़रियात के हवाले से गार्डियन के आर्टिकल में लिखा है कि चार्ली कर्क को दाएं बाजू का यूथ विस्परर कहा जाता था। उनका करियर गलत मालूमात फैलाने, तकसीम पैदा करने वाली तकरीरों और साजिशी नज़रियात को फ़रोग़ देने से जुड़ा रहा। चार्ली कर्क खुलेआम तासुब पर मबनी ख्यालात ज़ाहिर करते थे। वो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। उसी हफ्ते उन्होंने ट्वीट किया था कि इस्लाम वो तलवार है जिसे बाएं बाजू वाले अमेरिका का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिकल के मुताबिक चार्ली कर्क ये भी कहते थे कि चर्च और रियासत अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल के मुताबिक चार्ली कर्क के स्कूल में ही सफ़ेद फाम तलबा अक्सरियत से अक़लियत में बदल गए थे। उनके क़दामत पसंद ख़यालात की पैदाइश बराक ओबामा की सदारत और 2008 के माली बहरान के दौरान हुई। चार्ली कर्क ने 2020 के इंतखाबात के बाद स्टॉप द स्टील के नाम निहाद मुजाहिरों को मुनज़्ज़म किया, मगर खुद उसमें शिरकत नहीं की, जिसके नतीजे में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर फसादात हुए थे। चार्ली कर्क के ख़यालात हमेशा बाएं बाजू को भड़काते और उकसाते रहे। कोरोना वबा के दौरान चार्ली कर्क ने मास्क लगाने की पाबंदियों की मुखालफत की, वैक्सीन की शराइत को मेडिकल अपार्थाइड करार दिया और उनकी तंजीम टर्निंग पॉइंट USA प्रोफेसर वॉच लिस्ट के नाम से लिबरल असातिज़ा को निशाना बनाती थी। चार्ली कर्क माहौलियाती बहरान यानी क्लाइमेट क्राइसिस को मानने से इनकार करते थे। इसके अलावा वो वाइट प्रिविलेज को एक अफसाना करार देते थे। चार्ली कर्क 1964 के कानून जिसके तहत सिया फाम अफराद को बराबरी के हुकूक दिए गए थे, उस कानून को बड़ी गलती करार देते रहे और मार्टिन लूथर किंग पर ओवर रेटेड कहकर तनकीद भी करते रहे। और अब चार्ली कर्क के कत्ल के बाद भी खुद अमेरिका में ही उन पर तनकीद हो रही है। उनके इंतहाई मुतनाज़ नज़रियात और ख़यालात के हवाले से उन्हीं के क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं। वो गज़ा में इसराइली जारियत की हिमायत करते थे, यहाँ तक कि एक डिबेट के दौरान जब उनसे गज़ा में इसराइल की जानिब से बच्चों के कत्ल के हवाले से सवाल किया गया तो वो इसराइल का दिफा करते नजर आए। What point does somebody become a Palestinian? When he was born in Palestine, or if his parents are Palestinians? Again, this is why we're talking past each other. What you trying to say? I don't think the place exists.
contending what Israel is doing is bad. So what Israel doing isn't bad. Killing children isn't bad, is what you're saying? Hold on a second, but you have to go instance by. Is it or not? I need a yes are they or no. intentionally killing kids? Is that what you're saying? Yes. No, they are not. So why, that is complete why are there so BS. many dead kids? Why are you okay with dead babies? Good question. Why are there dead kids? Because Hamas has no war crimes time out. in Israel. Do you think Israel sits around and they say, how do we kill more kids in Gaza today? I mean, so why are they killing kids then? Exactly. Let's think. Maybe it's because Hamas uses the kids as human shields on top of their military bases. Maybe that's why. इसके अलावा हाल ही में गजा के कुछ शहरियों की स्वीडन जाने की वीडियो पर चार्ली कर्क ने तबसरा किया कि गजा से एक भी शख्स को अमेरिका आने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने चार्ली कर्क के कत्ल पर बयान जारी करते हुए चार्ली कर्क को इसराइल का बड़ा हिमायती करार दिया। साथ ही चार्ली कर्क शदीद इस्लामोफोबिया का भी शिकार थे और इस्लाम को अमेरिकी मुआशरे के लिए खतरा करार देते थे। The question is macro Islam compatible with Western values? Macro. Of course it's not. Britain is at the forefront of this. You have the Marxists that have infiltrated your government and the Islamists that are coming to your country. And when they combine together, they both agree on one thing. They have huge disagreements on a lot. They hate the West and they want to see it broken. इसी तरह ज़ोहरान ममदानी जब न्यूयॉर्क के मेयर बनने के लिए कैंपेन कर रहे थे और उनकी मकबूलियत बढ़ रही थी, तो चार्ली कर्क ने पोस्ट किया कि न्यूयॉर्क सिटी मुमकिन तौर पर एक मुस्लिम सोशलिस्ट को मेयर मुंतखब करने वाला है। ये तेज़ी से हमारे मुल्क के सबसे बड़े खतरात में से एक बनता जा रहा है, तवज्जो दें। मगर चार्ली कर्क के कत्ल को ज़ोहरान ममदानी ने होलनाक और गन वायलेंस का एक और निशाना करार दिया। I do want to take a moment to address the horrific political assassination. Charlie Kirk is dead, yet another victim of gun violence in a nation where what should be a rarity has turned into a plague. It cannot be a question of political agreement or alignment that allows us to mourn. It must be the shared notion of humanity that binds us all. इसी तरह चार्ली कर्क सिया फाम अफराद के हवाले से सख्त नस्ल परस्त और नफरत अंगेज नजरियात रखते थे और खुलकर इसका इजहार भी करते थे। 80% of blacks do not have a stable father around. It is the most predictable way to end up in prison, end up as a or a criminal. It's not a racism problem. It's not a white supremacy problem. I'm sorry. If I see a black pilot, I'm going to be like, boy, I hope he's qualified. If I'm dealing with somebody in customer service who's a moronic black woman, I wonder, is she there because of her excellence, or is she there because of affirmative action? There is nothing that is preventing black people from prospering. Nothing. The only thing is that you guys have been hypnotized to be victims of your own mind, to think as if there's a white person out to get you. इसके अलावा अमेरिका में ये एक पेचीदा बहस है कि आम लोगों के पास गन रखने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। अमेरिकी कानून में अभी ये इजाज़त मौजूद है कि अपनी हिफाजत के लिए लोग गन्स रख सकते हैं, मगर ये एतराज़ उठता रहा है कि गन्स की आसानी से दस्तयाबी और इजाज़त से वायलेंस बढ़ रहा है, मैस शूटिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं, इसलिए इस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। मगर चार्ली कर्क न सिर्फ गन रखने की हिमायत करते थे बल्कि गन वायलेंस का भी जवाब देते थे। I think it's worth to have a cost, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. जबकि सदर ट्रंप और दाएं बाजू के उनके इत्तेहादी और सपोर्टर्स चार्ली कर्क के नज़रियात का दिफा कर रहे हैं, साथ ही बाएं बाजू पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि चार्ली कर्क के कत्ल के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने चार्ली कर्क के ख्यालात का दिफा करते हुए कहा कि सालों से बाएं बाजू के इंतहा पसंद चार्ली कर्क जैसे अमेरिकियों को नाजी, मास मर्डरर्स और मुजरिमों से तशबीह देते आए हैं और इस तरह का बयानिया इस दहशतगर्दी का बराह रास्त जिम्मेदार है। For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. इस वक्त अमेरिका में सियासी वायलेंस बढ़ता जा रहा है और कोई नहीं है जो सियासी दर्जा हरारत नीचे लाए। सदर ट्रंप खुद सियासी तकसीम में हिस्सा डाल रहे हैं। अमेरिकी न्यूज़ चैनल MSNBC में तज्जिए के मुताबिक चार्ली कर्क का कत्ल अमेरिका में हालिया सियासी हमलों में खतरनाक इजाफा है। साल के शुरू में रियासत मिनेसोटा के रुकन असेंबली को उनके घर में कत्ल कर दिया गया, जबकि मिनेसोटा के ही एक और रुकन असेंबली और उनकी बीवी कातिलाना हमले में जिंदा बच गए। अमेरिका ने ऐसे हालात 50 और 60 की दिहाई में देखे थे कि जब सियासी वायलेंस अमेरिकी अवाम की ज़िंदगी के लिए एक मुसीबत बन गया था, कि जब सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मेडगर एवर्स को अपने ही ड्राइवे में कत्ल कर दिया गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मोटेल की बैल्कनी में कत्ल कर दिया गया और रॉबर्ट F. कैनेडी को उस वक्त कत्ल कर दिया गया कि जब वो सदारती इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे। और अब
उन दहाइयों जैसे असरात आज भी नजर आ रहे हैं। रियासत पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जॉर्ज शपीरो के घर को सियासी मुखालफत के बाइस आग लगा दी गई। टेक्सास के एक रुकने असेंबली को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक कातलाना हमले में बाल बाल बच गए और अब चार्ली कर्क को तलबा से बात करते हुए कत्ल कर दिया गया है। जो हम देख रहे हैं वो महज चंद वाकयात नहीं है, बल्कि सियासी वायलेंस में एक ऐसा इजाफा है जो तमाम सियासी जमातों, नजरियात और कम्युनिटीज़ में फैल रहा है। जबकि CNN के लिए एक तज्जिए के मुताबिक अमेरिका में सियासी वायलेंस अब आम हो चुका है। हम किसी एक या दूसरे हमले या कत्ल की बात कर सकते हैं, मगर ये अब राइट लेफ्ट सबके साथ हो रहा है और समझदार लोगों को पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। उन्हें पता है कि डेटा क्या आदाद शुमार दिखा रहा है और अब एक खौफ ये है कि चार्ली कर्क के कत्ल के बाद अमेरिका में सियासी वायलेंस और कत्ल गारत मजीद बदतर हो जाएगा। तज्जिए के मुताबिक अमेरिकी अवाम तारीखी तौर पर तकसीम ही रहे हैं और अमेरिका के क़याम से ही सियासी वायलेंस भी रहा है। सिविल वॉर में तो 5 लाख अमरीकियों की जान चली गई थी, मगर चार्ली कर्क की मौत ये जाहिर करती है कि कैसे सोशल मीडिया अब एक ऐसी जगह बन चुका है कि जहाँ लोग बगैर नताइज की परवाह किए अपने बुनियाद पर सियासी ख्यालात का खुलकर इजहार करते हैं। क्या चार्ली कर्क का कत्ल अमेरिका में वायलेंस का एक नया सिलसिला शुरू करेगा? इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि ट्रंप और उनके मागा सपोर्टर्स क्या रद्द-ए-अमल देंगे। ट्रंप अवाम के जज्बात को ठंडा करने वाले शख्स के तौर पर नहीं जाने जाते। वो खुद भी इंतहा पसंदाना सियासी ख्यालात का इजहार करते रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही उन्होंने एक सोशल मीडिया मीम को शेयर किया था जिसमें दिखाया गया था कि ट्रंप जराइम पर क्रैकडाउन के लिए वफाकी फ़ौज के जरिए शिकागो में कार्रवाई कर सकते हैं। जबकि 2020 में इलेक्शन हारने के बाद 6 जनवरी 2021 को सदर ट्रंप बदतरीन सियासी वायलेंस पैदा करने का बाइस बने थे कि जब उनके सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था ताकि बाइडेन के जीतने के बाद सदारती इलेक्शन के नताइज को बदला जा सके। ट्रंप खुद चार्ली कर्क के बहुत करीब थे और वो दर्जा हरारत को नीचे लाने में किरदार अदा कर सकते हैं, मगर सदर ट्रंप ने चार्ली कर्क की मौत के बाद ये इशारा दिया कि उनका रिस्पॉन्स लॉ एंड ऑर्डर क्रैकडाउन और अपने आमराना रवैये के जरिए ही होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि मेरी इंतजामिया हर उस शख्स को ढूंढ निकालेगी जिन्होंने इस कत्ल और दीगर सियासी वायलेंस में किरदार अदा किया है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो उन्हें फंड और सपोर्ट करती हैं और उन लोगों को भी जो हमारे जजेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो अमेरिका में अमन लाना चाहते हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप ने खास तौर पर सिर्फ उस सियासी वायलेंस का जिक्र किया जो रिपब्लिकन्स के खिलाफ हो रहा है। इसलिए चार्ली कर्क के कत्ल के बाद पुरउम्मीद होना बहुत मुश्किल नजर आता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखें। नेपाल में जेनजी के पुरतशद्दिद मुजाहिरों और जलाओ घेराव के बाद आज भी कर्फ्यू नाफिज है। नेपाली फौज के एहलकार खटमंडू समेत मुल्क भर में तैनात है और अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। नेपाली मीडिया के मुताबिक नेपाली आर्मी, सदर और जेनजी के नुमाइंदों के दरमियान निगरां हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत हो रही है। जेनजी के रहनुमाओं ने बतौर अबूरी वज़ीर आज़म साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की के नाम की हिमायत कर दी और ख़ुद साबिक चीफ जस्टिस ने भी अबूरी हुकूमत संभालने पर आमादगी जाहिर कर दी है। क्या तफसीलात हैं? सहाफ़ी मोदनाथ धक्कल हमारे साथ मौजूद हैं खटमंडू नेपाल से। धक्कल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या तफसीलात हैं, अब क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? बातचीतें चल रही है, जेनजी अपनी तरफ से लगे हुए हैं बातें करने में और आर्मी के साथ उनका डिस्कशन भी जारी है अभी तक। क्या जेनजी नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है? नहीं, वो अभी इलेक्शन तो पहले ये जो ट्रांजिशन गवर्नमेंट है उसके लिए वो बात चल रही है। तो सुशीला कार्की का नाम वो उभर के सामने आया है अभी पहले नंबर पे। तो फिर अगर उनके नाम पे कंफर्मेशन हुआ तो कल तक मेरे ख्याल से आर्मी उसका अनाउंस कर देगी। और इसके अलावा इस वक्त भी कर्फ्यू नाफिज है, कोई एहतजाज नहीं हो रहा? जी, कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन आज से थोड़ा सा लूज किया है। जैसे सुबह में और शाम को लूज किया है। कल के लिए भी ये 2 घंटा दिया था, अभी आज उन्होंने ये लूज टाइम जो आप मूव कर सकते थे तो उसको बढ़ा के 4 घंटे कर दिए, सुबह 4 घंटे और शाम को भी दिए। और आज से बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज बाकी भी खुले हुए हैं 4 घंटे के लिए। 10 बजे से 2 बजे तक के लिए बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को खोलने की अनुमति दी गई है। और इस वक्त पूरी तरह सूरत हाल फौज ही के कंट्रोल में है, सब काम वही देख रहे हैं सारिद साहब? जी, अभी ये रात के टाइम शाम के 7 बजे के बाद कर्फ्यू है, तो किसी को भी मूव करने की, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, एक्सेप्ट जैसे सहाफ़ियों को और डॉक्टर को। ये कुछ हैं जो इमरजेंसी सर्विस वाले, एम्बुलेंस जैसे, पानी जैसे थोड़े ही लोगों को बाहर निकलने की परमिशन है इस वक्त। बहुत शुक्रिया मोदनाथ धक्कल बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से तबाही मची हुई है। जनूबी पंजाब में मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, भावलनगर, लियाकतपुर और रहीम यार खान की इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के 90% दही इलाके सैलाब में डूब गए हैं। जलालपुर शहर को बचाने के लिए वो शरीफ रोड पर शगाफ डालने के बावजूद
आर्जी बंद पर पानी का दबाव बरकरार है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जलालपुर पीरवाला में इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद है। इमरान चौधरी, बहुत शुक्रिया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो जो शगाफ डाला गया था उसको तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक पानी का जो है वो दबाव कम नहीं हो रहा है। उसका दबाव कम ना होने की जो है वो मैं आपको रीज़न बताऊं। मैं इस वक्त कायदे मिल्लत जो है वो चौक पे खड़ा हूँ और यहाँ से 15 किलोमीटर पीछे जो है वो दरियाए चिनाब, 15 किलोमीटर का जो इलाका है ये सारा बेट का एरिया और उसके बाद दरियाए चिनाब है और फिर उससे आगे तकरीबन 15-20 किलोमीटर के फासले के ऊपर हेड पंजनद आ जाता है। हमें ये बताया गया है आबी माहिरीन की जानिब से कि हेड पंजनद की चंद साल पहले रीडिज़ाइनिंग करवाई गई थी। उसकी जो कैपेसिटी थी वो 2800 फुट चौड़ा था, उसको 3800 फुट किया गया, उसके गेट्स बढ़ाए गए, लेकिन उसके आगे 90 फुट के ऊपर एक बड़ी कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी। पानी का बहाव अब उस कंक्रीट की दीवार को जब लगता है तो पानी बैक मारता है। यही बड़ी वजह है कि जलालपुर पीरवाला में तमाम तर कोशिशों के बावजूद पानी की सतह जो है वो कम नहीं हो रही और ये एक टेक्निकल फॉल्ट था और है जो हमें बताया गया है और इसी फॉल्ट की वजह से पानी के बैक मारने की वजह से जलालपुर की ये सूरत हाल है और इसके साथ इसकी दूसरी तरफ जो है वो मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर है, उसकी भी जो है वो यही सूरत हाल है कि पानी बैक होने की वजह से वापस नहीं जा रहा। मुल्तान में पानी डाउन होना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे तो ये की जा रही है कि आने वाले 24 घंटे के बाद शायद पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाए। इस वक्त अगर मैं आपको रिलीफ की बात बताऊँ तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोगों की इस वक्त ज़रूरत है, ना उनको खाने की ज़रूरत है, न टेंट की ज़रूरत है, इस वक्त ज़रूरत है उनको जान बचाने की। और इस वक्त पहले हम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बताते थे कि इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वसाइल मिल गए हैं लेकिन इंतज़ामिया की कोई मनसूबाबंदी नज़र नहीं आ रही। पूरे मुल्क से मुखैर हज़रात कश्तियाँ लेकर आए हैं, ख़रीद कर लेकर आए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं वो बोट्स लेके आए, लेकिन उनको यहाँ पर डायमेंशन इस इलाके की नहीं पता। वो यहाँ पर गाइड की ज़रूरत है। वो जब आके या इंतज़ामिया से पूछते हैं कि हमने किस बस्ती में जाना है तो इधर इंतज़ामिया का कोई पेपर वर्क नहीं है। हमें यह बताया गया है कि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से रेस्क्यू के अंदर एक छोटे अफसर ने एक बड़े अफसर को ये सजेशन आज से 8 रोज़ पहले दी थी जब यहाँ पे सूरत हाल खौफनाक हो रही थी कि हमें यहाँ पर एक सर्वे कर लेना चाहिए ताकि हमारे पास पूरा एक रोड मैप हो कि कौन कौन सी बस्तियाँ डूबी हुई हैं और वहाँ पे कितनी आबादी है, ताकि हम उसी हिसाब से यहाँ पे लोगों को निकाल सकें। अब कश्तियाँ आ गई हैं, लेकिन जब कॉल आती है रेस्क्यू 1112 को तो आगे से ये कहा जाता है कि जी आप किसी आदमी को भेजें। वो आदमी को इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो मोटर चलाने वाले हैं मोटर बोट्स को वो ज़्यादातर अपर पंजाब के रेस्क्यूअर्स हैं। जो मुल्तान के रेस्क्यूअर्स हैं ये मनसूबाबंदी का ये हाल है कि वो अभी तक मुल्तान में जहाँ से फ्लड अब ख़त्म हो गया उनकी अभी तक वहीं पर तैनाती की गई है। तो बहुत शुक्रिया तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।